Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. So I am back on the Creatrix YouTube channel with the लक्ष्य बैच for power electronics. और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा 3-phase इन्वर्टर. बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कराने वाला हूं ACSI ऑटो कम्यूटेटेड सीक्वेंशियल इन्वर्टर. तो कल मैंने आपको बताया था CSI जो हमने पढ़ा, करंट सोर्स इन्वर्टर जो हमने पढ़ा, उसके अंदर एक ड्रॉबैक होता है कि कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो देन जो हमारी डिवाइस है उसकी रिवर्स बायसिंग कम हो जाती है, जिस कारण से सर्किट टर्न ऑफ टाइम कम हो जाता है और देयर आर चांसेस कि डिवाइस ढंग से बंद ना हो पाए. उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं ACSI. वो कैसे इस ड्रॉबैक को रिमूव करता है पहले ये देखेंगे और देन आई विल मूव ऑन टू द 3-phase इन्वर्टर्स. तो तैयार हो जाओ मेरे भाई, मचाने के लिए, आग लगाने के लिए. लेट्स क्रैक इट. So let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं क्या कहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी अनअकैडमी टीम है, क्रिएट्रिक्स टीम है, दे आर वर्किंग रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप लोग सक्सेसफुल बने. और बेटा इसके लिए आपके पास इतने सारे इनिशिएटिव्स आते हैं जिनको कि आप YouTube और अनअकैडमी ऐप पे देख सकते हो. तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो मेरे बच्चों और उसके बाद सभी फ्री इनिशिएटिव्स को एक्सेस करो यूजिंग द कोड अंकित ESE. और देखो यार, मेरी सारी फ्री क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं. इस लिंक पे जाओगे तो मेरी अनअकैडमी फ्री क्लासेस देख पाओगे. अपकमिंग में आपको मिलेंगी जो क्लासेस आगे होने वाली हैं बेटा. अगर यहाँ पे अपकमिंग को चेकआउट करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा कि मैं डेली 11 बजे एक स्पेशल क्लास लेता हूं. उसके अंदर मैं आपको मशीन्स के क्वेश्चन कराता हूं. तो कल हम लोग DC मशीन्स के क्वेश्चन वाइंड अप करने वाले हैं एंड फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट विद द सिंक्रोनस. और यहां पुरानी क्लासेस भी मिलेंगी, PSU की प्रैक्टिस सीरीज, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन, मैराथन सेशन, ये सब आपको मिलेगा बेटा इस लिंक पे. तो आप लोग यहां से काफी नॉलेज गेन कर सकते हो और काफी मचा सकते हो. तो इस लिंक को जरूर विजिट करना बेटा, ये आपकी तैयारी में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है. चलो तो शुरू कर लेते हैं यार. सबसे पहले मैं आ जाता हूं ACSI पे. ACSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटो कम्यूटेटेड सीक्वेंशियल इन्वर्टर. अब ऑटो कम्यूटेटेड का क्या मतलब है, यहां पे क्या सिग्निफिकेंस है यहां पे बेटा? ऑटो कम्यूटेटेड का मतलब है कि यहां पे कैपेसिटर की मदद से आपका इन्वर्टर या डिवाइस ऑटोमेटिकली कम्यूटेट हो जाता है. कल मैंने आपको दिखाया भी था ना कि जब हम कैपेसिटिव लोड ले रहे थे बेटा, तो वहां पे मैंने आपको दिखाया था सर्किट टर्न ऑफ टाइम कैसे निकालते हैं, कैसे नेगेटिव वोल्टेज जो कैपेसिटर या आउटपुट के अक्रॉस आती है वो डिवाइस को रिवर्स बायस रखती है. ये मैंने आपको कल के लेक्चर में शो किया था. वही चीज यहां पे होगी. ड्यू टू अ कैपेसिटर द डिवाइस विल ऑटोमेटिकली गेट रिवर्स बायस. तो इसका जरा यार स्ट्रक्चर देखें, जरा गौर से स्ट्रक्चर देखें. पहले आपने सिर्फ क्या यूज किए थे? 4 थायरिस्टर. बल्कि आप खुश भी इस बात से थे कि सर करंट सोर्स इन्वर्टर में ना डायोड लगाना नहीं पड़ता, सिर्फ SCR से काम हो जाता है. जबकि VSI का ये ड्रॉबैक है कि वहां फीडबैक डायोड लगते हैं. लेकिन अब नहीं. अब आपने बेटा अगर 4 थायरिस्टर लगाए, T1 T3 T4 T2, तो आपने साथ में 4 डायोड भी लगाए, D1 D3 D4 D2. ठीक है. यहां पे एक कैपेसिटर लगाया थायरिस्टर और डायोड के बीच. फिर आपने क्या लगाया? एक रजिस्टर. फिर आपने लगाया एक और कैपेसिटर. ठीक है, एक और कैपेसिटर. अनअकैडमी पे बेटा मेरी स्पेशल क्लास सुबह 11 बजे होती है मेरे बच्चे. अब देखो यहां पे क्या होगा. यहां पे बेटा ये जो है ना आपके पास, ये तो है करंट सोर्स, करेक्ट.
आप जानते हो बेटा, मैंने कल बताया था कि वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ लार्ज इंडक्टेंस विल बिहेव लाइक अ करंट सोर्स। ओके सर, करंट सोर्स बन गया सर। ठीक है, अब यहां पे क्या जानते हो आप ये जानते हो आधी आधी साइकिल के लिए T1 T2 कंडक्ट करते हैं और बाकी आधी साइकिल के लिए T3 T4 कंडक्ट करते हैं। तो मेरे बच्चों, अगर मैं बात करूं 0 से T/2 की, अगर मेरे बच्चों मैं बात करूं 0 से T/2 की, तो आप क्या बोलेंगे 0 से T/2 में? T1 T2 ऑन। क्या होगा? T1 T2 ऑन। अब बेटा जब T1 T2 ऑन हो जाएंगे मेरे बच्चे, तो यहां पे करंट कैसे फ्लो करेगा? देखो, करंट ऐसे जाएगा, T1 से गया, फिर जाएगा देखो ऐसे कैपेसिटर से, फिर इस डायोड से, फिर इस रेजिस्टेंस से, फिर इस डायोड से, फिर इस कैपेसिटर से, फिर एक थायरिस्टर से, और फिर ऐसे ऐसे ये करंट जाएगा। देखो जिगजैग पाथ में, समझ आ रहा है पाथ कैसे जा रहा है? जिगजैग पाथ जा रहा है। कौन कौन कंडक्ट कर रहा है? T1 D3 D4 और T2। T1 D3 D4 और T2। तो यहां पे बेटा करंट का रास्ता क्या बन गया हमारे? यहां पे T1, फिर कैपेसिटर, फिर बेटा इसके बाद D1, फिर आपका रजिस्टर, फिर D3, फिर कैपेसिटर, सॉरी T1 D3, T1 कैपेसिटर D3, फिर रजिस्टर, फिर D4, फिर कैपेसिटर और फिर T2। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर करंट सीधा क्यों नहीं चला गया? सर ऐसा क्यों नहीं हुआ T1 D1 रजिस्टर D1 D2 T2, ऐसा क्यों नहीं गया? है ना, ये माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। सर आपको कैसे पता करंट ऐसे ही जाएगा? ऐसे भी तो जा सकता था, राइट? ये आ रहा है भाई दिमाग के अंदर क्वेश्चन कि करंट ऐसे क्यों नहीं चला गया कैपेसिटर को बाईपास करते हुए। बेटा देखो क्या होगा, जब मेरा करंट ऐसे जा रहा है ना, आपने जब T1 T2 को ऑन किया है, तो उस समय पे इनिशियली मेरे बच्चे यहां पे जो आपका कैपेसिटर है, इनिशियली कैपेसिटर इनिशियली ऐसे चार्ज होगा। कैसे? ऐसे। दिस इज द इनिशियल पोलैरिटी। अब ये जो इनिशियल पोलैरिटी है ना, ये क्या करेगी? ये D1 को रिवर्स बायस कर देगी। ये क्या करेगी? D1 को रिवर्स बायस कर देगी। कैसे? देखो, ये नेगेटिव टर्मिनल यहां से जुड़ा, पॉजिटिव ऐसे हो गया D1 रिवर्स बायस। तो यहां पे कैपेसिटर इनिशियली चार्ज होगा बेटा माइनस प्लस से, और ये करंट के बहने के कारण जब आपका करंट ऐसे बहेगा तब इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस बनेगी। समझ रहे हो? अब जब करंट ऐसे बहेगा लेफ्ट टू राइट, तब ये चार्ज होगा प्लस माइनस पे। तो पहले इसकी पोलैरिटी क्या रहेगी? माइनस प्लस, और करंट बहने से इसकी पोलैरिटी धीरे धीरे हो जाएगी प्लस माइनस। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई भाई सभी लोगों को? जल्दी से बोलो, मैं क्या बोल रहा हूं? इनिशियल पोलैरिटी across capacitor रिवर्स बायसेस किस किस को रिवर्स बायस कर देती है? D1 एंड D2। सो करंट फ्लोज इन zigzag पैटर्न, zigzag पैटर्न। ठीक है भाई? अब बेटा जब करंट फ्लो कर रहा है, जब करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो उसे एक कैपेसिटर मिला, फिर एक रेजिस्टर मिला, फिर एक और कैपेसिटर मिला। तो बेटा यहां पे अगर सोचो तो सेम करंट फ्लो कर रहा है दोनों कैपेसिटर से। अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम करंट थ्रू बोथ कैपेसिटर,
तो इसका मतलब दोनों कैपेसिटर सीरीज में आ गए, करेक्ट, दोनों कैपेसिटर सीरीज में आ गए, तो C इक्विवेलेंट हो गया C/2, तो टाउ क्या हो गया, RC/2। टाउ क्या हो गया आपका बेटा, RC/2। समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई सभी लोगों को। टाउ मैंने कैसे निकाल दिया, R इंटू सी इक्विवेलेंट, तो टाउ हो गया RC/2। अब बेटा अगली हाफ साइकिल की बात करें, अगली हाफ साइकिल में आप ऑन करेंगे मेरे बच्चों T3 और T4 को, तो करंट कैसे जाएगा देखना, T3 ऑन हुआ, फिर ऐसे गया कैपेसिटर से, फिर डायोड, फिर रेजिस्टेंस, फिर डायोड, फिर कैपेसिटर और फिर थायरिस्टर, इस टाइप से करंट फिर जिगजैग पैटर्न में फ्लो कर रहा है बेटा। अब की बार किस किस से, T3, D1, रजिस्टर, D2 एंड T4, इस टाइप से फ्लो कर रहा है। तो मैं यहां पे क्या बोलता हूं कि T/2 से T में, T/2 से T में हमने T3, T4 दोनों को ऑन कर दिया है भाई, ओके सर। तो करंट का जो फ्लो है वो कैसे जा रहा है, वो जा रहा है भाई T3, फिर कैपेसिटर, फिर D1, ठीक है, D1, फिर रजिस्टर, रजिस्टर के बाद भाई D4 कैपेसिटर, नहीं रजिस्टर के बाद D2 देन कैपेसिटर, ठीक है, देन कैपेसिटर, देन T2, नहीं T4, ठीक है, इस टाइप से जिगजैग पैटर्न में करंट फ्लो कर रहा है भाई। अगर जिगजैग पैटर्न में करंट फ्लो कर रहा है मेरे भाई, तो अब की बार देखो पता है क्या होता है, अब फिर से माइंड में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि सर करंट क्यों नहीं वैसे फ्लो किया सीधे। अब की बार देखो, अब की बार इनिशियल पोलैरिटी ये रहेगी प्लस माइनस, अब की बार इनिशियल पोलैरिटी ये रहेगी, क्योंकि क्या हुआ होगा ना बेटा, जब T1 T2 कंडक्ट कर रहे थे तो उन्होंने कैपेसिटर को इस पोलैरिटी में चार्ज कर दिया होगा। क्यों कर दिया होगा, क्योंकि मेरे भाई अगर आप ध्यान दो, जब T1 T2 कंडक्ट कर रहे थे तो करंट ऐसे बह रहा था, जब करंट ऐसे बह रहा था तो इवेंचुअली कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा प्लस और माइनस पोलैरिटी पे, ठीक है, प्लस और माइनस पोलैरिटी पे। अब की बार अगर देखो, अब की बार अगर देखो तो ये जो नेगेटिव पोलैरिटी है ये D3 को रिवर्स बायस कर देगी। किसको रिवर्स बायस कर देगी, D3 को। कब, T/2 से T में, करेक्ट है, D3 को रिवर्स बायस कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि D1 से करंट फ्लो करेगा, D1 से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इस टाइप से। समझ में आया कि D1 से क्यों फ्लो हुआ, क्योंकि D3 रिवर्स बायस था। तो हम क्या कह देते हैं, इन दिस पीरियड कैपेसिटर पोलैरिटी is reversed, which reverse biases D3, so current flows, समझ में आ रहा है भाई यहां तक, करंट फ्लोज इन जिगजैग पैटर्न। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ यहां पे बेटा, फिर से दोनों कैपेसिटर सीरीज में आएंगे, टाउ आएगा RC/2। अब बेटा यहां पे एक चीज सोचो, कैपेसिटर को फुली चार्ज होने में कितना टाइम लगता है एक फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में, 4 टाउ। आप सेटलिंग टाइम कहते हो 4 टाउ, तो मैं कहता हूं कैपेसिटर टेक्स
a time of 4 tau to completely charge। ठीक है, कंप्लीट चार्जिंग के लिए 4 टाउ लगता है। ओके सर। अब बेटा इसका मतलब हुआ कि ये जो हाफ साइकिल है जिसमें कैपेसिटर को अपनी पूरी पोलैरिटी रिवर्स करनी है वो 4 टाउ से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एक हाफ साइकिल में कैपेसिटर की पोलैरिटी पलट जानी चाहिए। तो दैट मींस द हाफ साइकिल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 टाउ, या फिर ये कह दो टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 टाउ। 8 टाउ होगा 4 RC, क्योंकि टाउ RC बाई 2 है ना। अब अगर बेटा टाइम पीरियड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 RC, तो इसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/4 RC। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/4 RC। तो इस पे क्वेश्चन आता है, ये क्या है? दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ACSI। अब लेकिन सर मेन बात तो यहां आपने की नहीं। मेन बात ये थी कि भाई कैसे ये कैपेसिटर डिस्चार्जिंग को अवॉइड कर रहा है। सर मेन क्वेश्चन ये था कि CSI का ड्रॉबैक ASCI में कैसे चला गया। ठीक है, ये कैसे हुआ? बेटा देखो यहां कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के बीच में लगे हैं डायोड। ध्यान से देखो, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के बीच में लगे हैं डायोड, तो कैपेसिटर कैसे भी रेजिस्टेंस से करंट सर्कुलेट नहीं करा सकता। अगर आप ध्यान से सोचो मेरे बच्चों, यहां पे तो ये जो आपका कैपेसिटर है ये कभी भी ऐसे करंट फ्लो करा के डिस्चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि डायोड अलाउ नहीं करेगा ना। तो पहले यही तो प्रॉब्लम थी कि कैपेसिटर क्या कर रहा था, कैपेसिटर रेजिस्टिव लोड के थ्रू डिस्चार्ज हो जा रहा था, और कैपेसिटर जिम्मेदार था डिवाइस को रिवर्स बायस करने के। अगर कैपेसिटर खुद ही डिस्चार्ज हो गया तो रिवर्स बायसिंग तो नहीं मेंटेन कर पाएगा। अब बेटा इस कारणवश हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमारी डिवाइस ठीक से बंद नहीं होगी। लेकिन जब आपने C और R को डायरेक्टली ना कनेक्ट करके यहां बीच में डायोड लगा दिए, तो अब कैपेसिटर नहीं डिस्चार्ज हो सकता थ्रू द रेजिस्टर। कैपेसिटर नहीं डिस्चार्ज हो पाएगा। बात समझ में आ गई भाई? बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई सभी लोगों को? जल्दी से बोलो। चलो, तो इस लॉजिक से हम क्या कह सकते हैं कि भैया ये वाले में रिवर्स बायसिंग बढ़िया से मेंटेन रहेगी। ठीक है, चल तो ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है। अब अमित पूछ रहे हैं कंप्लीट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स कब कराओगे? बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि गेट के अंदर आने वाला सवाल किसी शॉर्टकट से बन जाता है? चलो फॉर्मूले से बन जाता है ये मैं मानता हूं, कुछ एक फॉर्मूले जो होते हैं वो बन जाते हैं, और फॉर्मूले में वैसे भी मार्क कराता रहता हूं कि याद क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में क्या डालना है। लेकिन शॉर्टकट्स का क्या मतलब है? एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। गेट वाले आपको 65 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे क्यों देते हैं? क्योंकि वहां क्वेश्चन की क्वालिटी वैसी होती है। अगर आप बाकी एग्जाम देखो, 2 घंटे में 100 सवाल, 3 घंटे में 150 क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो है ना आपकी क्वालिटी क्वेश्चन की बहुत लो होती है। लेकिन गेट आपको 3 घंटे में, जहां बाकी एग्जाम 150 क्वेश्चन दे रहे हैं, सिर्फ 60 क्वेश्चन दे रहा है, सिर्फ 60-65 क्वेश्चन दे रहा है। क्यों? बिकॉज यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन। अगर वहां चीजें शॉर्टकट से हो रही होती तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में डिफरेंस नहीं होता फिर। चल अब आते हैं भाई आज के टॉपिक पे, दैट इज द 3 फेज इन्वर्टर। 3 फेज इन्वर्टर का क्या मतलब है? बेटा इसका मतलब यह है कि ये डीसी इनपुट लेकर के आपको 3 फेज एसी आउटपुट में देगा। क्या सर ये साइनोसोइडल आउटपुट बना देता है? नहीं मेरे भाई, साइनोसोइडल तो कोई भी इन्वर्टर नहीं बनाता, वो हम आगे चल के देखेंगे कैसे इन्वर्टर्स में हार्मोनिक्स को कम करके साइनोसोइड की तरफ जाते हैं। लेकिन हां, यहां पे आपको 3 आउटपुट मिल जाएंगे, ए, बी और सी फेज, जिनके अंदर 120 का फेज शिफ्ट आपको मिलेगा। ठीक है मनीष बेटा, ऐसे डायोड का करंट बाईपास करके नहीं जा सकता ना। देखो अगर आप ये कह रहे हो कि ये डायोड आपका करंट फ्लो करा रहा है, मान लो D3 आ रहा है, T1 के बाद D3,
आप कह रहे हो जब इसकी पोलैरिटी रिवर्स होगी, पहले तो इमीडिएट तो पोलैरिटी रिवर्स होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में टाइम लगता है बेटा कैपेसिटर की पोलैरिटी पलटने में, और अगर पलट भी गई तो बेटा ये जो वी नॉट की पोलैरिटी है ना, ये इसको रिवर्स बायस में रखेगी बेस्ड ऑन दी करंट ऐसे जा रहा है ना, तो यहां पे आ रहा है प्लस, यहां पे आ रहा है माइनस, समझ गए, ये बात समझ में आई। तो बेटा ऐसे नहीं होगा कि करंट फ्लो किया और पोलैरिटी पलट गई। अगर आप देखो कैपेसिटर मान लो पहले -10 वोल्ट तक चार्ज था, अब उसे 0 से ऊपर जाने में -10 से +10 की तरफ जब जाएगा तो 0 को क्रॉस करने में टाइम तो लगेगा, इमीडिएट क्रॉसिंग नहीं होती है, ठीक है। चल हाँ भाई, हम बात कर रहे थे 3 फेज इन्वर्टर्स की। तो बेटा जब हम 3 फेज इन्वर्टर्स की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया, आपको 3 फेज आउटपुट मिलेंगे जो कि 120 डिग्री शिफ्टेड रहेंगे, बट दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर वेव या फिर क्वाजी स्क्वायर वेव, दे विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ साइनोसोइडल वेव। लेकिन जब आप आगे चल के देखोगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, तो हम देखेंगे कैसे हार्मोनिक्स को कम किया जा सकता है जिससे कि वेवफॉर्म ज्यादा साइनोसोइड की तरफ जा सकती है। अब देखो भाई, 3 फेज इन्वर्टर का अगर सर्किट देखें तो यहां पे हमें 3 फेज इन्वर्टर नजर आ रहा है। यहां पे अगर आप लॉजिकली देखो तो हर एक फेज में ना आपने एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर कंस्ट्रक्ट कर रखा है। सोच के देखो बेटा, यहां पे आप क्या करो, यहां पे ना आप 2 कैपेसिटर जोड़ दो। क्या किया आपने, 2 कैपेसिटर जोड़ दी, बीच में ग्राउंडिंग कर दी, करेक्ट। मैंने आपको बताया भी था मेरे भाई कि आपको क्या करना होता है, ये दोनों में ना वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाती है। अब अगर आप किसी भी एक फेज को देखें, ए को देखो, ए को अगर देखोगे देन इट इज अ हाफ ब्रिज इन्वर्टर विद T1 एंड T4। बी को देखोगे T3 और T6 के साथ हाफ ब्रिज इन्वर्टर है। सी को देखोगे T5 और T2 के साथ हाफ ब्रिज इन्वर्टर है। दूसरी बात बेटा, यहां पे नेमिंग एग्जैक्टली वही है जो रेक्टिफायर में होती थी, 1 3 5 4 6 2, वही आपकी नेमिंग है एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ अ हाफ ब्रिज इन्वर्टर। तो हम यहां पे क्या बोलते हैं, ईच फेज आउटपुट behaves as half bridge inverter ठीक है। हर फेज का आउटपुट एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर की तरह काम करता है। अगर देखोगे तो ए फेज में T1 और T4, बी फेज में T3 और T6 और सी फेज में T5 और T2, ठीक है। ये हो गया, ये एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर हो गया। अब ये जो ए बी और सी टर्मिनल है ना बेटा, ये लोड से कनेक्टेड होते हैं। जनरली हम लोड स्टार कनेक्टेड मानते हैं। अगर मान लो डेल्टा आ भी जाए तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर देना, कौन सी बड़ी बात है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने 3 फेज बैलेंस लोड लगा रखा है, आर आर आर। सर क्या कोई और लोड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब पूछा नहीं जाता तो दिमाग क्यों लगाना, है ना। पूछा जो एग्जाम में जाता है दैट इज ऑलवेज द रेजिस्टिव लोड। तो हम रेजिस्टिव लोड की ही बात करेंगे। ये देखो, ये जो ए वाला टर्मिनल है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। ये जो ए वाला टर्मिनल है ये ऐसे जुड़ जाएगा यहाँ आके, ठीक है। ये जो बी वाला टर्मिनल है ये ऐसे जुड़ जाएगा, और ये जो सी वाला टर्मिनल है ये ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से लोड्स कनेक्टेड रहेंगे विद द आउटपुट ऑफ द इन्वर्टर। बात समझ में आ गई कैसे हमें कनेक्शन करना है, बात क्लियर है। अब बेटा क्या होता है जब 3 फेज इन्वर्टर की बात करते हैं तो यहां पे 2 तरह के कंडक्शन होते हैं। कैसे कैसे, यहां पे होता है एक 180 डिग्री कंडक्शन मोड, 180 डिग्री कंडक्शन मोड, और दूसरा होता है 120 डिग्री कंडक्शन मोड। इसका क्या मतलब है, देखो एक फेज के साथ बेटा 2 स्विचेस जुड़े हैं। अगर देखो ए के साथ T1 T4,
फिर इधर T3 T6, इधर T5 T2। अब एक फेज के जो दो स्विचेस हैं, क्या वो 180 डिग्री कंडक्ट करते हैं आउट ऑफ 360, या वो 120 कंडक्ट करते हैं आउट ऑफ 360? अब आप कहोगे कि सर लॉजिकली तो 180 करेंगे ना, 360 को बराबर बांटोगे। नहीं बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी 120 भी होती है, जैसे 120 T1 कंडक्ट करे और 120 T4 करे। बट सर ये तो 240 हुआ, टोटल तो 360 होता है। तो बेटा 120 डिग्री ऐसा होता है जिसमें कोई भी कंडक्ट नहीं करता। तो क्या सर उस समय पे ए का वोल्टेज जीरो हो जाता है? बिल्कुल, उस समय पे ए का वोल्टेज जीरो रहेगा। जब कोई भी कंडक्ट नहीं करेगा तो ए पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा। ये बात समझ में आई? 180 में एक आधी साइकिल के लिए T1 कंडक्ट करेगा तो आधी साइकिल के लिए T4, लेकिन 120 में दोनों 120 के लिए करेंगे और 120 डिग्री का इंटरवल ऐसा होगा जिसमें कोई भी कंडक्शन नहीं देखने मिलेगा। तो 180 डिग्री कंडक्शन मोड में आपको आज करा रहा हूं, कल मैं आपको 120 डिग्री कंडक्शन समझाऊंगा बेटा। अब 180 डिग्री कंडक्शन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है each switch in a phase conducts for 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है। अब मेरे बच्चों यहां पे क्या था, मैंने आपको दिखाया था कैपेसिटर बना के। मेरी बात को प्लीज यहां पे समझने की कोशिश करना सभी लोग, छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट है। मैं ये कहता हूं यहां VDC/2 आया, यहां पे भी VDC/2 आया, प्लस माइनस, और इधर भी प्लस माइनस, ये हुआ। अब मैं कहता हूं देखो, किसी भी फेज का अगर ऊपर वाला स्विच चलेगा, अगर बेटा किसी भी फेज में ऊपर वाला स्विच कंडक्ट करेगा, जैसे मान लो T1 ने किया, तो ए फेज की वोल्टेज ना पॉजिटिव से जुड़ेगी। किससे जुड़ेगी? पॉजिटिव से जुड़ेगी। यानी ए की वोल्टेज ओ के रेस्पेक्ट में क्या होगी? प्लस VDC/2। अब मान लो किसी फेज का नीचे वाला स्विच कंडक्ट करे ऐसे, तो ये नेगेटिव से जुड़ेगा। तो यहां पे बी की वोल्टेज ओ के रेस्पेक्ट में क्या होगी? माइनस VDC/2, है ना। तो हम यहां पे क्या समझे, अगर कोई भी स्विच बेटा ऊपर वाले ग्रुप में से कंडक्ट करता है, T1 T3 T5 में से, तो उस टर्मिनल की वोल्टेज क्या आती है? प्लस VDC/2। और नीचे वाले में से जब कोई कंडक्ट करता है तो आती है माइनस VDC/2। समझ में आया? ये बात समझ में आ गई भाई? if any switch from upper group conducts, if any switch from upper group conducts, पोल वोल्टेज बोलते हैं, याद है मैंने बताया था, VAO BO CO ये सारी पोल वोल्टेज होती हैं। ठीक है, और इफ एनी स्विच फ्रॉम लोअर ग्रुप कंडक्ट्स, तो बेटा यहां पे आप हर फेज को एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर की तरह देख सकते हो ना। आप हर फेज को एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर की तरह देख सकते हो। यानी उस टर्मिनल की वोल्टेज या उस पोल की वोल्टेज प्लस VDC/2 भी आ सकती है और माइनस VDC/2 भी। अब याद करो बेटा, जब मैंने सिंगल फेज फुल ब्रिज VSI पढ़ाया था तो भी मैंने उसको ऐसे ही पढ़ाया था कि वो दो हाफ ब्रिज VSI से मिलके बना है। करेक्ट, मैंने आपको ये बताया था कि उसके अंदर दोनों पोल की अलग अलग वोल्टेज निकालते हैं, VAO और VBO, और फिर हम निकालते हैं लाइन वोल्टेज VAB, जो कि होती है AO माइनस BO। तो सेम चीज मैं यहां पे कह रहा हूं, यहां पे आप सभी पोल की अलग अलग वोल्टेज निकाल सकते हो, AO BO और CO। क्या निकाल सकते हो? AO BO और CO।
ठीक है। तो अब देखो जरा यहां पे क्या होता है, 180 डिग्री कंडक्शन के अंदर बेटा ठीक है। अब देखो बेटा यहां 360 डिग्री को ना 6 इंटरवल में डिवाइड करते हैं 60-60 के। जैसे 3 फेज रेक्टिफायर में था ना, आपने देखा था हर लाइन वोल्टेज 60 डिग्री के लिए आती है, 6 पल्स कन्वर्टर होता है। ऐसे इन्वर्टर में भी आपको क्या करना है, 6 पल्सेस के लिए इसको 6 साइकिल में डिवाइड कर लेना है। समझ में आ गई बात? ये मैंने क्या किया है, 360 डिग्री के पीरियड को 6 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है 60-60 डिग्री। ठीक है, 60-60 डिग्री। हाँ भाई, वोल्टेज रेगुलेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं। डिनोमिनेटर में नो लोड भी आ सकता है, फुल लोड भी आ सकता है, लेकिन हम यूज क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में रेटेड वोल्टेज। अब बेटा यहां पे मैं मार्क कर देता हूं एंगल्स आप लोगों के लिए, 60, 120, 180, 240, 300, 360। ठीक है भाई, यहां तक समझ आ रहा है? अब बेटा मैं यहां पे सबसे पहले ग्राफ क्या बनाने वाला हूं, सबसे पहले सर क्या पका रहे हो खिचड़ी, ये बताओ। बेटा यहां पे मैं आपको कंडक्शन सीक्वेंस बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? कंडक्शन सीक्वेंस, कि तीनों फेज में कौन सी डिवाइस कब कंडक्ट करती है। ठीक है, अच्छा जी। ये देखो, ये 1 फेज, 2 फेज और 3 फेज, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा ए की, बी की और सी की, ए बी और सी। अब ए फेज के अंदर क्या होगा, ए फेज के अंदर 180 डिग्री के लिए T1 कंडक्ट करेगा और अगले 180 के लिए T4 कंडक्ट करेगा। तो देखो यहां पे 180 आ रहा है, तो यहां मैंने बॉर्डर कर दिया, ये पूरा T1 का इलाका है और ये T4 का। समझे? फर्स्ट 180 डिग्री में T1 कंडक्ट करेगा और अगले 180 डिग्री में T4 कंडक्ट करेगा। अच्छा सर, अब इसके बाद बेटा B फेज जो है दैट शुड बी 120 डिग्री शिफ्टेड एज कंपेयर टू A फेज। तो देखो B फेज में कौन सा थायरिस्टर आ रहा है, B फेज में T3 आ रहा है, तो T1 के 120 डिग्री बाद T3 आएगा। ठीक है, T1 के 120 डिग्री बाद T3 आएगा। अब ये भी 180 डिग्री लेगा, तो 120 से लेके 300 तक, 120 से लेके 300 तक। ओहो, तो T3 का जो कॉम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर है वो है T6। कौन है? T6। समझ में आ रही है कैसे? T3 और T6, इसको एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर मानो ना। B फेज में अगर 180 डिग्री के लिए T3 आ रहा है, तो बाकी 180 के लिए कौन आने वाला है? T6 आने वाला है। अब बेटा T3 से भी 120 डिग्री शिफ्ट करके आप T5 लोगे। जो C फेज है ना, वो B से भी 120 डिग्री शिफ्टेड रहता है। अब यहां T5 को 180 डिग्री कंडक्ट करना है, तो 240 से 180 डिग्री आगे यानी 420 जाएगा। लेकिन सर टोटल तो 360, आपको आगे बनाना चाहिए था। बेटा 360 के बाद चीजें रिपीट होती हैं, तो 420 का मतलब एक्चुअली क्या है? 60 डिग्री। 420 का मतलब है एक्चुअली 60 डिग्री, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर आ जाएगा यहां T2। अब समझ गए?
हर फेज में एक थायरिस्टर 180 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है, लेकिन T1 T3 में 120 का शिफ्ट है, T3 और T5 में 120 का शिफ्ट है, क्योंकि मुझे यहां पे बैलेंस्ड आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए? बैलेंस्ड आउटपुट। और डेयर टू भी मेरे भाई, मैं इस तरीके से डाउट नहीं आंसर करता हूं कि तुम मेरे रैंडमली लेक्चर में आ गए, डाउट पूछ लिया, क्योंकि अगर मैं ऐसे एंटरटेन करूंगा तो फिर हर बच्चा डाउट ही पूछता रहेगा, कभी कुछ, है ना। तो डाउट के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप डिस्कस किया करो स्टूडेंट से, वहां पे आपके डाउट्स का आंसर मिलेगा। लेकिन अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वर्टर्स की बात करें तो इन्वर्टर्स की ही बात करेंगे। अब देखो बेटा, अगर हम लोग यहां पे देखें कि T1 180 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है, T1 180 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर T1 कंडक्ट कर रहा है यानी ऊपर वाला, तो कितना आएगा? VDC/2 आएगा, VDC/2 आएगा। बेटा मैं जान रहा हूं इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे सभी बच्चों का सोच के चलना है। मैं हर बच्चे को अगर इस तरीके से उसके लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब करने लग गया, तो कितने बच्चों के लिए क्या कर पाएंगे बताओ? लेक्चर को छोड़ करके डाउट सॉल्यूशन तो नहीं बना सकते, इसको AMA तो नहीं बना सकते। बाकी तुम्हारा आंसर यस है, ठीक है। पावर सिस्टम मशीन वोल्टेज रेगुलेशन का कंसेप्ट नहीं बदलता। तो देखो ये आ गया भाई, एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर वाली वेव फॉर्म आ गई एग्जैक्ट। एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर वाली वेव फॉर्म आ गई बेटा एग्जैक्ट। यहां पे 180 डिग्री के लिए प्लस VDC/2 और अगले 180 के लिए माइनस VDC/2, ठीक है। अब आते हैं VBO पे। किस पे आते हैं? VBO पे। अब बेटा उसका T3 यानी ऊपर वाला थायरिस्टर कब से चालू हुआ? 120 से। तो उसका आउटपुट VDC/2 आएगा, लेकिन 120 डिग्री से। किससे आएगा? 120 डिग्री से। उसके इर्द गिर्द क्या रहेगा? माइनस VDC/2। उसके इर्द गिर्द क्या रहेगा? माइनस VDC/2। ठीक है, तो ये आया भाई VDC/2 और माइनस VDC/2। अब C फेज में आ जाओ। उसका बेटा पॉजिटिव वाला, उसका जो पॉजिटिव वाला जो थायरिस्टर है T5, वो कंडक्ट कर रहा है 300 डिग्री से, ठीक है, 300 डिग्री से। तो 300 डिग्री से अगर कंडक्ट कर रहा है तो वहां से आना शुरू होगा VDC/2। क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? VDC/2। इसके पहले 180 डिग्री आएगा माइनस VDC/2, ठीक है। फिर इधर भी तो T5 ही है, तो इधर भी प्लस VDC/2, ठीक है। बेटा देखो, मैं आपको लाइफ में एक ही एडवाइस दे सकता हूं, आपका प्रोफेसर अच्छा पढ़ाता है, बुरा पढ़ाता है, पढ़ाता भी है या नहीं भी पढ़ाता है, बट दे डिजर्व अ रिस्पेक्ट। तो इस तरह की बातें करना कि प्रोफेसर्स मुझसे डरते हैं, नहीं अच्छा लगता, डजंट सूट यू, एंड एटलीस्ट इट डजंट सूट माई स्टूडेंट्स, है ना। तो बेटा लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, इज्जत करोगे बड़े छोटे सबकी तो इज्जत पाओगे। इस तरह से आज आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करोगे, कल को कोई आपको करेगा, है ना, सिंपल सी बात है। ये समझ आया भाई पोल वोल्टेज? ये समझ में आ गया पोल वोल्टेज? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो भाई। ये सबको समझ आई वेवफॉर्म? बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई कि पोल वोल्टेजेस कैसे बनने वाली हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पे? पोल वोल्टेजेस of 3-phase inverter in 180 degree conduction mode are exactly same as half bridge inverter। कैसी हैं ये? एग्जैक्टली सेम एज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, ठीक है।
अब बेटा इसके बाद एक चीज अगर आप नोटिस करो, आप किसी भी 60 डिग्री के इंटरवल में देखो, तीनों फेजेस का एक ना एक थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। जैसे देखो 0 से 60 डिग्री अगर देखें, 0 से 60 डिग्री में T1 भी आ रहा है, T6 भी आ रहा है, T5 भी आ रहा है। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, एट एनी टाइम 3 डिवाइसेस आर कंडक्टिंग। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहां क्या डायोड कंडक्ट नहीं करेंगे? तो बेटा जैसा मैंने आपको बताया कि हमने लोड कैसा ले रखा है, रेजिस्टिव, ठीक है, और आप जानते हो रेजिस्टिव लोड में फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट नहीं करता। दूसरी बात यह है बेटा, मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज की वेवफॉर्म डिस्कस करूंगा। आप जानते हो वीएसआई के अंदर वोल्टेज डिपेंड करती है स्विचेस पे और फिर करंट डिपेंड करता है लोड पे, राइट। करंट हम देखते हैं आरएल लोड है, एल लोड है, आरएलसी लोड है, इन सब चीजों से देखते हैं, लेकिन हम सिर्फ आर लोड की बात करेंगे तो इसका मतलब करंट और वोल्टेज का ग्राफ सेम आएगा। अब बेटा देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, पोल वोल्टेजेस मुझे मिल चुकी, मुझे ना अभी क्या चाहिए, मुझे ना ये फेज वोल्टेज चाहिए, एएन बीएन सीएन, ये है फेज वोल्टेज ऑफ द लोड, और मुझे लाइन वोल्टेज चाहिए ए बी बी सी और सी ए। व्हाट आई नीड, टू अदर वोल्टेजेस, फेज वोल्टेज ऑफ द लोड एंड लाइन वोल्टेज ऑफ द लोड। समझ गए? पोल वोल्टेज तो टर्मिनल की वोल्टेज है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो है पोल वोल्टेज। लेकिन अगर लोड के एंड से देखें, 3 फेज में 2 वोल्टेज होती हैं, फेज और लाइन, ठीक है। तो मुझे यहां पे कौन सी वोल्टेज चाहिए, फेज और लाइन। अब 0 से 60 डिग्री में देखो, T1 कंडक्ट किया, T6 कंडक्ट किया और T5 कंडक्ट किया। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो जब कभी बेटा कोई ऊपर वाला थायरिस्टर कंडक्ट करता है ना, तो वो लोड को करंट सप्लाई करता है, ऐसे वो लोड को करंट सप्लाई करता है। ध्यान से देखो, ए टर्मिनल से निकल के अब लोड में चला जाएगा। चाहे कोई और पकड़ लो, जैसे मान लो ये पकड़ लो, ऐसे करंट गया, अब ये ऐसे लोड में चला गया। समझ रहे हो? जब कभी कोई ऊपर वाला थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो वो लोड को करंट सप्लाई करेगा, और बेटा जब कभी नीचे वाला थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो वो लोड से करंट वापस लाएगा, वो लोड से करंट वापस लाएगा। तो नीचे वाले थायरिस्टर का काम क्या है, टू ब्रिंग द करंट बैक फ्रॉम द लोड टू द सोर्स, और ऊपर वाले थायरिस्टर का काम है टू कैरी द करंट फ्रॉम सोर्स टू द लोड। हम जानते हैं करंट के लिए क्लोज पाथ चाहिए, तो अगर ऊपर वाला थायरिस्टर या स्विच करंट सप्लाई कर रहा है तो नीचे वाला उसे लौटा के ला रहा है टू द सोर्स। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, अपर थायरिस्टर्स सप्लाई current to the load, whereas lower thyristor bring current back to the source, ठीक है, bring current back to the source। समझ गए भाई? यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ओके सर। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद क्या होगा, है ना, इसके आगे की कहानी। अब देखो आपने ये देखा कि 0 से 60 डिग्री में कौन कौन ऑन था, T1 T5 और T6। कौन कौन ऑन है यहां पे अगर देखें, T1 T5 एंड T6। अब इसमें ऊपर वाले थायरिस्टर हैं T1 और T5, तो मैं कहता हूं T1 एंड T5 कैरी, या ये जो करंट है ये करंट लेके जाएंगे सोर्स से लोड में, ठीक है, और T6 जो है ये नीचे वाला थायरिस्टर है, वापस लाएगा लोड से सोर्स में। अब देखो यहां पे आपके 3 रजिस्टर्स हैं बेटा, ये जो बॉक्सेस बने हैं ना, दीज आर द 3 लोड्स, आर आर आर। अब यहां पे ये सप्लाई है आपकी VS या VDC कह दो,
अब क्या होगा, ये दोनों अगर करंट आई लेके आते हैं सोर्स से, तो ये 2i करंट को वापस लेके जाएगा सोर्स तक। ये वाला पॉइंट आपके लोड का न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहां पे VDC को कह सकता हूं KVL लगा के IR प्लस 2IR यानी 3IR, या फिर आप ये कह सकते हो यहां पे IR इज एक्चुअली VDC बाय 3। अब इस लॉजिक से मेरे बच्चों अगर आप VAN लिखते हो या VCN लिखते हो तो ये दोनों बराबर हैं IR के, तो दैट इज VDC बाय 3। लेकिन ना यहां पे देखो ये तो प्लस माइनस हुआ, ये भी प्लस माइनस हुआ, लेकिन B में ना प्लस माइनस उल्टा है, यानी B वाला जो टर्मिनल है वहां माइनस पोलैरिटी आ रही है, तो VBN को आप लिखोगे -2IR। ये समझ आया भाई? जल्दी से बोलेंगे सभी लोग। ये वोल्टेजेस क्लियर हुई कि नहीं हुई? मैंने सिर्फ क्या बोला, जब दो थायरिस्टर ऊपर के कंडक्ट कर रहे हैं T1 और T5, तो वो करंट को लेके जा रहे हैं सोर्स से लोड, तो लोड के अंदर जा रहा है करंट, और जब T6 आएगा तो करंट वापस जाएगा सोर्स में, करंट लोड से निकल के वापस जाएगा सोर्स में। तो ये वोल्टेज हुई IR, ये वोल्टेज हुई IR, और ये क्या हो गई 2IR, ये क्या हो गई 2IR, लेकिन 2IR का नेगेटिव हो गई बेटा, तो 2IR का नेगेटिव बना -2/3 VDC। तो हमें देखो यहां पे क्या मिल गया बेटा, ये हमें मिल गई फेज वोल्टेजेस। क्या मिल गई हमें? फेज वोल्टेजेस 0 से 60 डिग्री। अब चलते हैं मेरे बच्चों 60 से 180 डिग्री, सॉरी 60 से 120। T1, T6 और T2 कौन कौन कंडक्ट कर रहा है? T1, T6 और T2, यानी दो इवन एक ऑड, ऑड का मतलब ऊपर वाला, इवन का मतलब नीचे वाला, यानी दो थायरिस्टर करंट वापस ले जा रहे हैं और एक थायरिस्टर करंट सप्लाई कर रहा है। ध्यान से सोचो बेटा, ऊपर वाला हमेशा सप्लाई करता है, नीचे वाला हमेशा करंट को वापस लेके जाता है। तो जब दो नीचे वाले कंडक्ट करें, नीचे वाले का मतलब इवन वाले T6 और T2, जब दो नीचे वाले कंडक्ट करें तो दो थायरिस्टर करंट सोर्स तक ले जा रहे हैं और एक थायरिस्टर सोर्स से ला रहा है लोड तक, ठीक है। तो देखो यहां पे हम आ गए भाई, यहां पे A फेज में कौन कंडक्ट कर रहा है? T1। B फेज में कौन कंडक्ट कर रहा है? T6। C फेज में कौन कंडक्ट कर रहा है? T2। R R R। अब देखो भाई, यहां पे अगर I करंट है, यहां पे भी अगर I करंट है, यहां पे अगर करंट है 2I, तो ये है न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, ये है न्यूट्रल पॉइंट। अब बेटा यहां पे अगर हम देखें तो VDC अगर KVL लगाया जाए, VDC को हम बोलते हैं 2IR प्लस IR, जिसका मतलब है IR इज VDC बाय 3। अब इससे क्या होगा, इससे देखो B और C पे तो नेगेटिव पोलैरिटी आएगी, लेकिन A पे पॉजिटिव आएगी, A पे पॉजिटिव आएगी, दैट इज 2IR या फिर 2/3 VDC। B और C पे नेगेटिव आएगी, -IR माइनस VDC बाय 3, ठीक है, ये बन गया भाई। तो अब की बार भी हमने क्या निकाल लिया? AN, BN और CN तीनों वोल्टेज आ गई। अब बेटा इसके बाद मुझे जाना है 120 से 180। कौन कौन है? T1, T3 और T2, यानी दो ऑड हैं, T1 और T3 ऑड वाले हैं, यानी ऊपर वाले हैं, T2 नीचे वाला है। इसका मतलब ये हुआ दो थायरिस्टर करंट सप्लाई करेंगे और एक थायरिस्टर वापस लेके जाएगा, दो सप्लाई करेंगे और एक वापस लेके जाएगा। तो देखो यार, A फेज के अंदर T1 ऑन हुआ, B के अंदर T3 ऑन हुआ,
ठीक है, और सी के अंदर कौन ऑन हुआ, T2, ये R R R। फिर से बेटा देखो, ये I हुआ, ये I हुआ और ये हुआ 2I। अब पहले की तरह KVL लगा के आप ये तो कह ही सकते हो कि सर IR जो आएगा ना दैट विल बी VDC/3। ये तो आप कह ही सकते हो भाई, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, ठीक है, ये तो शक की बात ही नहीं है। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर क्या होगा, VAN VBN इज VDC/3। बेटा पावर सिस्टम में कब से फोटोवोल्टाइक सेल आ गया, तुम्हारे कॉलेज के सिलेबस में लिखा है क्या? ये जो है ना IR आ रहा था इसलिए VDC/3 हुआ, -2/3 VDC। और वैसे फोटोवोल्टाइक सेल सेमीकंडक्टर डिवाइस है, वो पावर सिस्टम थोड़ी ना है बेटा। ताजुद्दीन एक बार अटेंडेंस देखो, तुम्हें लगता है मुझे कोई नया कोर्स लॉन्च करना चाहिए, बताओ है भाई? बेटा जितना मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूं सभी एग्जाम के लिए काफी है। तो बेटा लास्ट ईयर में पूछा जा रहा है तो सेमीकंडक्टर में आएगा ना मेरे बच्चे, एडीसी के अंदर। एडीसी के अंदर आपका सोलर वाला पैनल आता है, सोलर सेल आता है, तो वहां फोटोवोल्टाइक्स पढ़ा जाता है, ठीक है। दैट इज अ पार्ट ऑफ ईडीसी, नॉट अ पार्ट ऑफ पावर सिस्टम, ठीक है। चल अब देखो मेरे बच्चों, यहां पे ना मुझे लाइन फेज वोल्टेज बनानी है पहले। सर आपने आगे क्यों नहीं निकाला 180 के? क्योंकि बेटा मैं चालाक हूं। चालाक कैसे हूं कि अगर मैं 180 तक का ग्राफ बना लूं, अगर मैं 180 तक का ग्राफ बना लूं तो उसका अपोजिट बनेगा 360 तक का विद हाफ वेव सिमेट्री, है ना। आप हाफ वेव सिमेट्री तो जानते हो कि जैसी पॉजिटिव साइकिल उसकी उल्टी नेगेटिव साइकिल, करेक्ट। अब देखो यहां पे आप जानते हो सबसे पहले 60 120 180 T1 आएगा, फिर अगले 180 में T4, फिर अगले 180 में फिर से T1, ठीक है। फिर T3 120 से 300, ठीक है। फिर T5 300 से फिर से 180 और फिर इधर फिर से 120 से 300, फिर 300 से इधर भी T5 आएगा और इधर T3, ठीक है। अब T5 नहीं, T6, 3 का कॉम्प्लीमेंट्री 6 है। T3 से 120 डिग्री दूर आएगा T5, T5 के बाद T2 120 हो गया, यहाँ पे ये T5 आ गया, ये T2, ये बन गया। इस बार ये जो है ना 360 से आगे है, इस बार ये जो है 360 से आगे है। बेटा सोलर का पार्ट तो है पावर सिस्टम में, सोलर मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सोलर में ऐसा नहीं ना कि फोटोवोल्टाइक के अंदर घुस जाऊं कि सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है, कैसे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कैसे चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं। हम क्या पढ़ते हैं पावर सिस्टम में, जब सोलर पावर प्लांट की बात करते हैं उसके एडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स, उसकी कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उसकी वर्किंग अंदर से नहीं जाते हैं, ठीक है। चल अब भाई देखें जरा, ध्यान से देखिएगा, 0 से 60 में VAN है VDC/3, BN और CN है -2/3 VDC, ठीक है। तो AN है VDC/3, BN और CN है, बात ये आ रही है यार, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा ना छोटा बनाते हैं। AN है VDC/3, BN और CN है -2/3, सॉरी AN और CN है VDC/3,
तो ये हुआ VDC/3, और ना इसको अलग कलर से बना देता हूँ, BN है -2/3 VDC, इस टाइप से। अब देखो बेटा 160 से 120, AN है 2/3, BN और CN है -VDC/3, AN है 2/3, BN और CN है -VDC/3, ये हो गया -VDC/3, AN है 2/3 VDC, डबल हो गया, और CN है -VDC/3, ठीक है। अब 120 से 180, AN है VDC/3, AN और BN, और CN है -2/3, AN और BN है VDC/3 और CN है -2/3, ये ऐसे नेगेटिव में चला गया। अब देखो मेरे भाई एक बार अगर तुम्हें 180 डिग्री का वेवफॉर्म मिल गया, अब ये तुमने 3 साइकिल में बना लिया ना, 3 इंटरवल में, 60 फिर 120 फिर 180। अब क्या करना है, अब इसका नेगेटिव वेवफॉर्म बनाना है, इसका नेगेटिव। तो इसका अगर मिरर इमेज बना दो, इसका अगर मिरर इमेज बना दो तो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। फिर से इसे रिपीट कर दो 360 के बाद, ठीक है, ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये इस टाइप से आ गया भाई, ये बात क्लियर हो गई। अब अगर यहां पे BN की बात करें, और ये जो है ना नंबरिंग, ये नंबरिंग गलत कर रखी है, 60 360 के बाद 120 180 ऐसे बनेगा। अब इसके बाद बेटा अगर B वाले का नेगेटिव बनाते हो, पहले वो -2/3 था तो उसका नेगेटिव बना +2/3, फिर वो -VDC/3 था तो उसका नेगेटिव बना +VDC/3, फिर वो +VDC/3 था तो उसका नेगेटिव बना -VDC/3। फिर से पूरा ग्राफ रिपीट कर दो भाई, लो जी, ये बन गया, ये बन गया आपका ग्राफ, ठीक है। अब इसके बाद C का अगर देखें, C का अगर देखें तो VDC/3 -VDC/3 -2/3, अब +VDC/3 का नेगेटिव -VDC/3, -VDC/3 का नेगेटिव +VDC/3, -2/3 का +2/3। फिर से रिपीट कर दो बेटा, फिर से रिपीट कर दो इस टाइप से। तो ये वेवफॉर्म आती हैं आपकी फेज वोल्टेज की। तो अगर आप फेज वोल्टेज में ध्यान दें बेटा, तो यहां पे 2 लेवल आते हैं, एक होता है VDC/3 और एक होता है 2/3 VDC, ठीक है, ये आते हैं, 2 लेवल्स आते हैं। बात क्लियर हो गई भाई, बात आपको क्लियर हो गई सारी? जल्दी से मुझे बताओ, ये बात क्लियर है सभी को, ये ग्राफ क्लियर है? अब इसके बाद बेटा हमें बनानी है लाइन वोल्टेज। अब लाइन वोल्टेज बनाने के 2 रास्ते हैं, या तो फेज को सब्ट्रैक्ट कर लो, A - B कर लोगे, AB आ जाएगी, B - C कर लोगे, या फिर आप पता है पोल वोल्टेज को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे सर? देखो जरा, कहां गई? अगर AB बनाना है तो AO - BO कर लो, VDC/2 माइनस VDC/2, जरा बताते चलना, VDC/2 माइनस VDC/2 कितना आएगा? +VDC, VDC/2 माइनस VDC/2, फिर से +VDC, VDC/2 माइनस VDC/2, 0। आपने 180 तक पता लगा लिया ना, अगर आपने 180 तक पता लगा लिया तो हाफ वेव सिमेट्री से उसका नेगेटिव बना देना भाई, उसका नेगेटिव बना देना। तो देखो भाई, ये डिवाइसेस का कंडक्शन फॉर रेफरेंस मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक है। और ये 300 है, ये 360 है,
ये 60 है, 120 है और ये 180 है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा आ रहा था T1, फिर T4, फिर से T1, फिर T5, सॉरी T5 नहीं T3, T6, ठीक है, और इधर भी T6, इधर फिर से T3, फिर इधर T5, T2, T5, T2, ये बन रहा था। अब देखो ए बी जब आपने निकाला, ए बी जब आपने निकाला तो उसके बाद क्या होगा, कैसे निकाला था देखना जरा, VDC बाई टू माइनस माइनस VDC बाई टू, दैट इज VDC, VDC बाई टू माइनस माइनस VDC बाई टू, अगेन VDC, VDC बाई टू माइनस VDC बाई टू, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। बेटा मैंने विशाल सर से पूछा था कि सर आप कब लोगे, तो विशाल सर ने एक ही चीज़ बोली, सर बच्चे तो आते नहीं, फ़ायदा क्या है। अब ये तो बेटा तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोग नहीं आओगे क्लास तो कोई भी टीचर क्यों ही लेगा। वो बोले कि सर पहली मैराथन बहुत सक्सेसफुल गई, मेरा भी मन था और लेने का, दूसरी तक तो बच्चे ना के बराबर हो गए। तो भाई करो तुम लोग एंजॉय। देखो यार हम लोगों पे जो लोड होता है ना, हम लोगों पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एज इन जो कंपनी की डिमांड होती है, जितना हमें काम करना होता है दैट इज़ वेरी नॉमिनल, वो हम लोग आराम से कर सकते हैं। कितना करना होता है, 100 घंटे, 125 घंटे, बस। हम 200 घंटे क्यों करें अगर तुम लोग आओगे भी नहीं, ठीक है, तुम लोग सीरियस भी नहीं लोगे, तो टीचर को क्या पड़ी है भाई 200 घंटे करने की, बताओ। कोई सींग थोड़ी उग गए कि अपने परिवार के ऊपर ध्यान ना देके जो है वो बच्चों के पीछे लगा रहा है और बच्चे आए भी नहीं। अब तुम्हें मजबूर करके थोड़ी पढ़ा सकते हैं। अब वो अलग बात है, मेरे माइंड में एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि तुम नहीं भी पढ़ना चाहोगे ना तो भी तुम्हें हम लेक्चर तक तो ले ही आएंगे, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, होंगे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट। तुम नहीं भी आना चाहोगे तो भी तुम लेक्चर में आओगे, क्योंकि तुम लोगों को जो है ना फोर्सफुली अटेंड करने की आदत है, तुम लोगों को इस चैनल पे लग्जरी मिल गई है तो तुम लोग भी एंजॉय कर रहे हो। तो देखो भाई मैंने जो 180 तक डेराइव किया था उसी का नेगेटिव बनाया आगे, VDC, VDC फिर जीरो, है ना, और फिर माइनस VDC फिर जीरो, फिर VDC, VDC फिर जीरो। अब एक बार VAB बन गया तो बेटा VBC थोड़ी ना टफ है, क्योंकि AB के बाद BC 120 डिग्री शिफ्टेड आएगा। सर 120 अगर आगे शिफ्ट करें तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखो ये मैंने 120 आगे शिफ्ट किया, इसके पहले भी जीरो, ठीक है, और इसके बाद में भी जीरो, जीरो के बाद फिर माइनस VDC बाई टू, फिर इसके भी इर्द गिर्द जीरो ही रहेगा, जीरो, और फिर प्लस VDC बाई टू, ठीक है, और इधर भी माइनस VDC बाई टू। अब देखो इसको ज्वाइन कर लो, मतलब कि क्या है ना, प्लस VDC करके आपको 60 डिग्री जीरो रखना है। 120 के लिए VDC रखो, फिर 60 डिग्री के लिए जीरो, फिर 120 के लिए माइनस VDC, फिर 60 के लिए फिर से जीरो। इस टाइप से आप चलोगे, ठीक है। ये बन गया भाई VBC। अब VBC से VCA बनाने के लिए और 120 आगे शिफ्ट कर दो, और 120 आगे शिफ्ट कर दो, तो पहले VDC, इसके दोनों साइड पे जीरो, ये जीरो आ गया। अब इसके इधर माइनस VDC, इधर में भी माइनस VDC, और इधर में जीरो, ये बन गया। अब इसको जोड़ दो ग्राफ को,
ठीक है भाई। एक्चुअली ये जो लाइंस वर्टिकली बनाते हैं ना, इनका प्रैक्टिकली थोड़ी कोई सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे वैल्यू अनडिफाइंड ही होती है एज पे, जहाँ वैल्यू सडन चेंज होती है ना, वहाँ पे आप बता नहीं सकते। ये एक्चुअली डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। चलो जी, ठीक है, ये बन गई जी वेव फॉर्म, ये बन गई वेव फॉर्म। ठीक है बेटा, रिकॉर्डेड कहाँ है, लाइव तो चल रहा है। अब बेटा यहां पे हमारे पास ये वेव फॉर्म आ गई ए बी बी सी और सी ए के लिए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ना एनालिसिस करना है। सबसे पहले वन बाय वन चलते हैं बेसिक से। सबसे पहली बात, पोल वोल्टेज का एनालिसिस कर लेते हैं। पोल वोल्टेज ये मैंने आपको ड्रॉ कराई, AO, BO और CO। तो ये कैसी आई, सेम एज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है, जिस कारण से अगर पता है आप इसकी फोरियर सीरीज लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। देखो आपको ना बस एक की लिखनी होती है, बाकी तो 120 की शिफ्टिंग से आ जाते हैं। अगर आपने इस कोर्स का लेक्चर नंबर 1 देखा है तो आपको पता है शिफ्टिंग कैसे की जाती है फोरियर सीरीज में। ठीक है, अब अगर आप BO लिखते हो तो बेटा वो 120 राइट शिफ्टेड होता है। 120 राइट शिफ्टेड का मतलब क्या है कि आपको ना ओमेगा नॉट टी में 120 की शिफ्टिंग करनी है। आपको ओमेगा नॉट टी में 120 की शिफ्टिंग करनी है। और ये 120 लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो ध्यान रखना शिफ्टिंग ओमेगा नॉट टी में करते हैं, बट ओमेगा नॉट टी के साथ n आ रहा है ना, इसीलिए 2π/3 के साथ भी n आ गया। मतलब अगर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे ना ओमेगा नॉट टी माइनस 2π/3, तो ओमेगा नॉट टी में n आ रहा है, फिर 2π/3 के साथ भी n आ गया। जीरो से 360 में समझ आया तो उसके बाद वही साइकिल रिपीट करनी है मनीष। एक बार 0 से 360 बना लेना, उसके अगले 120 में वही आएगा जो अगले 180 में वही आएगा जो 0 से 180 आया। देखो यही तो है, पहले 180 T1 से क्या आ गया T1। अब यहां पे देखो क्या आ रहा था T6, फिर T3 और फिर से T6, ये 360 तक कवर हो गया। अब इसके बाद सेम चीज रिपीट करनी है 120, तो 120 T6 और 6 T5 T2 और T5 यहां तक। ठीक है, अब इसके 180 डिग्री में फिर वही करना है, छोटे वाले में T5 और अगला 120 T2। ठीक है, यहां तक का वेव फॉर्म, यहां तक का जो भी ग्राफ था ना, ये यहां आया T6 और तो इसके बाद यही वाली कॉपी उठा के यहां पे पेस्ट। क्लियर है मनीष, क्या करना है जल्दी बताओ। अब ये तो हमें क्लियर हो गया बेटा, हाफ ब्रिज इन्वर्टर की तरह आता है। तो यहां पे अगर आप नोटिस करें तो यहां पे क्या होगा, पोल वोल्टेज कंटेन्स ऑल ट्रिप्लेन हार्मोनिक्स including contains all odd harmonics including ट्रिप्लेन हार्मोनिक्स। इस पे ना एक बार गेट के अंदर पोल वोल्टेज में ट्रिप्लेन हार्मोनिक आता है। ठीक है, हाफ ब्रिज इन्वर्टर जैसी है तो ट्रिप्लेन हार्मोनिक आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, अब आते हैं बेटा फेज वोल्टेज पे। किस पे आते हैं, फेज वोल्टेज पे। अब एक बार ना मैं फेज वोल्टेज का ग्राफ बना लेता हूं फॉर माय रेफरेंस। मैं यहां पे ग्राफ मैं ग्राफ बनाऊंगा AN का।
अब आपको पता ही है बेटा 60-60 का इंटरवल लेना होता है। ये VDC/3 VDC, ठीक है, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 और 360 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे मेरे बच्चों कैसा आपके पास ग्राफ आया था, यहां पे ना आपके पास ऐसे ग्राफ, फिर 2/3 VDC, VDC/3, फिर 2/3 VDC, फिर VDC/3, फिर माइनस VDC/3। तो ये जो लाइन थी दैट इज VDC/3 एंड दिस वन वॉज 2/3 VDC, ठीक है। यही ग्राफ था भाई VAN का, यही ग्राफ आ रहा था भाई VAN का। और ये है ओमेगा टी, 60-60 के इंटरवल्स थे ना, 60-60 के इंटरवल्स थे। अब बेटा यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ना मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए मुझे, इसकी आरएमएस वैल्यू चाहिए। अब मैं क्या कहता हूं बेटा, आरएमएस के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ता है, राइट। आरएमएस के लिए जब हम कभी स्क्वायर करते हैं तो ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये भी कैसा बन जाता है, पॉजिटिव। नेगेटिव ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिव आफ्टर स्क्वायरिंग द फंक्शन। तो अगर मैं आरएमएस 180 डिग्री तक भी निकालूं देन ऑल्सो इट इज फाइन, मुझे 360 तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 180 तक जो निकालूंगा वही वेवफॉर्म आगे भी आएगी। तो मैं क्या कहता हूं, VPH RMS, देखो बहुत इजी है, 180 तक की निकालेंगे क्योंकि आगे की वेवफॉर्म स्क्वायर करने के बाद सेम बनेगी। अब यहां पे हम क्या कहेंगे, 0 से पाई VAN स्क्वायर d ओमेगा टी रूट में, ठीक है। अब यहां VDC/3 है तो स्क्वायर किया आपने और इसकी ड्यूरेशन है π/3, ठीक है भाई। अगला है 2VDC/3, फिर से आपने स्क्वायर किया बेटा और फिर से उसकी ड्यूरेशन है π/3। अगला फिर से है VDC/3, फिर से आपने स्क्वायर किया और उसकी ड्यूरेशन है π/3, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, 1/9 1/27 हो गया, 4/27 1/27 यानी 6/27। पाई से पाई तो कट ही जाएगा, पाई से पाई तो कट ही जाएगा भाई, 6 VDC/27। तो ये हो गया 2/9, देखो ये आ गया, ये फॉर्मूला आ गया VPH RMS का, ठीक है। तो VPH RMS आ गया √2/3 VDC, √2/3 VDC। समझ में आई बात यहां तक, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई भाई। चलो अब बेटा इसकी फोरियर सीरीज लिखनी पड़ेगी एनालिसिस करने के लिए। तो मैं क्या कहता हूं, फोरियर सीरीज लिखने के लिए ना इस फंक्शन को दो में बांट लो। सर दो में कैसे, ध्यान देना जरा मेरी बात पे बच्चों। इस फंक्शन को ऐसे दो में बांट लो, देखो एक तो ये ले लो, एक स्क्वायर वेव, समझ रहे हो, ये जो फंक्शन है इसके अंदर एक स्क्वायर वेव नजर आ रही है, एक बेटा इसके ऊपर जो एडेड फंक्शन है ये छोटा सा एडेड है ना पीक, ये हो गई क्वाजी स्क्वायर वेव। ये क्या हो गई, क्वाजी स्क्वायर वेव। बात समझ में आ रही है, दिस इज योर क्वाजी स्क्वायर वेव। तो अब मैं क्या कहता हूं कि अगर फोरियर सीरीज लिखनी है तो VAN के अंदर एक तो स्क्वायर वेव है VDC/3 की,
4 VDC/3 की स्क्वायर वेव है। ये समझ में आया ना भाई, दो वेव फॉर्म से बनी हुई है वो, साइन एन ओमेगा नॉट टी प्लस उसके अंदर बेटा एक और VDC/3 ऐड हुआ, क्योंकि VDC/3 में अगर VDC/3 ऐड करें तभी 2/3 VDC बनता है। लेकिन मेरे बच्चों वो क्वाजी स्क्वायर वेव है। ये वाली वेव पे ध्यान देना, ये जो वेव है ये 60 से 120 के बीच है और इसकी हाइट भी कितनी है, VDC/3। इसकी हाइट भी कितनी है, VDC/3, और ये है 60 से 120। दिस इज अ क्वाजी स्क्वायर वेव। तो जब आप क्वाजी स्क्वायर वेव इसमें ऐड कर रहे हो तो आप यहां पे लिखेंगे cos n π/3 sin n ओमेगा नॉट टी, साइन एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, ये लिखा। तो ये जो होता है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, π/3 इज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। क्या होता है, मैंने आपको क्वाजी स्क्वायर वेव में बताया था, क्वाजी स्क्वायर वेव की फोरियर सीरीज मैंने लिखवाई थी, वो एग्जिस्ट करती है थीटा से π-θ। तो उसकी फोरियर सीरीज में एक टर्म आती है cos n थीटा की। क्या आती है, cos n थीटा की। तो वही चीज है, ये π/3 से 2π/3 तक जा रही है, तो cos n थीटा, इसके लिए थीटा हो गया π/3, तो ये हो गया cos n π/3। अब मेरे बच्चों अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो एक ही सिग्मा में ले लो ना यार, एक ही सिग्मा में ले लो। 4/3 तो ये हो गया 4 VDC/3 n पाई 1 प्लस cos n π/3 साइन n ओमेगा नॉट टी। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना जरा, ये 1 प्लस cos n π/3 की वैल्यूज देखो जरा। 1 प्लस cos n π/3, जरा इसकी वैल्यूज देखें। अगर आप n को 1 रखते हो, 1 प्लस cos π/3 3/2, n को 3 रखते हो, 1 प्लस cos पाई 0, n को 5 रखते हो, 1 प्लस cos 5 π/3, 5 π/3 भी होता है हाफ, दैट इज 3/2। अभी भी यकीन नहीं हुआ, 7 रख लो, 7 π/3 भी होता है हाफ, तो 3/2। ठीक है, 9 रखोगे फिर से 0 आएगा। यानी देखो जो थर्ड के मल्टीपल हैं वो कट जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे क्या नजर आ रहा है, ट्रिप्लेन हार्मोनिक रिमूव्ड। समझ रहे हो बात को, यहां पे ट्रिप्लेन हार्मोनिक रिमूव्ड है, कोई थर्ड हार्मोनिक का मल्टीपल नहीं आएगा। और बाकी सभी वैल्यूज पे क्या आ रहा है, 3/2 3/2 3/2। अगर यहां आपने डाल दिया मेरे बच्चे 3/2, तो 3/2 से ये कटेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, ये 2 बचेगा। तो मैं कहता हूं VAN क्या होगा, अगर ट्रिप्लेन हार्मोनिक चले जाते हैं ना तो सिर्फ कौन से बचते हैं, 6K ± 1, ये बचा 2 VDC/n पाई साइन n ओमेगा नॉट टी। अब अगर BN और CN लिखना है तो बस आपको क्या करना है, 120 की शिफ्टिंग करनी है। अब आप कहोगे सर ये फोरियर सीरीज तो एग्जैक्टली पोल वोल्टेज यानी हाफ ब्रिज इन्वर्टर वाली आ गई। बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है बेटा आपका, ये एग्जैक्टली सेम एज पोल वोल्टेज आ गई, सिवाय एक चीज के कि इसके अंदर ट्रिप्लेन हार्मोनिक गायब हो गए। इसके अंदर फोरियर सीरीज सेम आ रही है बेटा जो हाफ ब्रिज इन्वर्टर की आती है, सिवाय किस बात के कि ट्रिप्लेन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट। तो पोल वोल्टेज में तो ट्रिप्लेन हार्मोनिक थे, लेकिन फेज वोल्टेज में ट्रिप्लेन हार्मोनिक्स नहीं है। ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली सेम एज पोल वोल्टेज except for removal of triplen harmonics।
थर्ड के जितने भी मल्टीपल थे ना सब गायब हो गए। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है। अब बेटा अगर मैं आपसे यहां पे ये बोलूं कि फंडामेंटल आरएमएस बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसका फंडामेंटल उठाओगे पीक वैल्यू और इसको √2 से डिवाइड कर दोगे, √2/पाई VDC। ठीक है, अब अगर मैं आपसे डिस्टॉर्शन फैक्टर मांगूं तो आप बोलेंगे VPH1 RMS बाय VPH RMS। ये समझ आया भाई फोरियर सीरीज का खेल कितना इजीली निकाल लिया। इसीलिए तो मैंने बोला था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर किसी को स्क्वायर वेव और क्वाजी स्क्वायर वेव पता है तो वो सारी फोरियर सीरीज निकाल सकता है। ये आया 3/पाई। ठीक है, और ये तो जाना पहचाना है बेटा, ये 3 फेज रेक्टिफायर में भी आता था 3/पाई। तो यहां से THD कितना आता था 31.09%, 31.09%। अब मेरे भाई इसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं लाइन वोल्टेज की, किसकी मैं बात करूं, लाइन वोल्टेज की। ठीक है, लाइन वोल्टेज कैसी आई थी देखो जरा, ये आई थी, इसमें क्या हो रहा था, VDC आ रहा था फॉर 120 डिग्री आउट ऑफ 180, करेक्ट। इसके अंदर आपको VDC मिल रहा था फॉर 120 आउट ऑफ 180। तो मैं क्या बोलता हूं कि यहां पे VAB को अगर देखें, इट वॉज VDC फॉर 0 अप टू 120, तो यहीं से RMS निकाल दो ना इसका, लाइन वोल्टेज का RMS स्केलिंग से आ जाएगा सीधे। सर 360 तक क्यों नहीं देख रहे, बेटा वही लॉजिक है, हाफ वेव सिमेट्री है। तो जब आप RMS निकालोगे मेरे बच्चे, तो RMS में नेगेटिव वाली साइकिल का स्क्वायर करके फिर से पॉजिटिव आ जाएगी, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो। यानी जब स्क्वायर करेंगे तो आपका वेवफॉर्म एग्जैक्टली रिपीट करेगा, जो 0 से 180 होगा वही 180 से 360 आएगा, तो 0 से 180 में ही ले लो। अब इसके बाद सर इसकी फोरियर सीरीज, इसकी फोरियर सीरीज कैसे लिखें, ठीक है, इसकी फोरियर सीरीज कैसे लिखेंगे भाई, देखो ये रही वेवफॉर्म, इसकी फोरियर सीरीज कैसे लिखें बेटा, उसका एक तरीका है कि इसको जब हम 30 डिग्री आगे शिफ्ट कर देते हैं तब ये बन जाती है एकदम क्वाजी स्क्वायर वेव, क्योंकि कहां आ जाती है 30 से 150। ठीक है, तो आप पहले ऐसी वेवफॉर्म की फोरियर सीरीज लिखो जो 30 से 150 में आ रही है, उसके बाद उसे 30 डिग्री लेफ्ट शिफ्ट करके वापस इस वेवफॉर्म में कन्वर्ट कर दो। समझ में आ रही है मेरी बात। हम क्या कहते हैं, बाय शिफ्टिंग VAB right by 30 degree, we get quasi square wave। क्वाजी स्क्वायर वेव कहां से कहां तक, 30 से लेके 150 डिग्री तक। तो यहां पे वोल्टेज का वेव फोरियर सीरीज क्या आएगा, n इक्वल टू 135 अप टू इंफिनिटी 4 VDC बाय n पाई, 30 डिग्री है ना, तो cos n पाई बाय 6, cos n थीटा आता है, साइन n ओमेगा नॉट टी। लेकिन अब मेरे भाई अगर आप लोगों को, ठीक है, अगर आप लोगों को यहां पे वापस ओरिजिनल वेवफॉर्म पे जाना है, वापस ओरिजिनल वेवफॉर्म पे जाना है, तो आपको 30 डिग्री लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, 30 डिग्री लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा टू गो टू ओरिजिनल, टू गो टू ओरिजिनल। तो आप यहां पे क्या करेंगे, 4 VDC बाय n पाई cos n पाई बाय 6 साइन
एन ओमेगा नॉट टी प्लस एन पाई बाय 6। 30 डिग्री लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, तो प्लस में हुआ लेफ्ट शिफ्ट के लिए। अब एक बार बेटा वी आ गया, फिर तो आपके पास सब कुछ आ गया। फिर तो आप ये समझो आपके पास ए बी बी सी सी ए सब आ गया। अब आप क्या करोगे, BC के लिए 120 डिग्री लेफ्ट शिफ्ट करोगे, तो प्लस 30 है ना, माइनस 120 करोगे तो माइनस 90 बनेगा। 30 माइनस 120 इज माइनस 90। CA के लिए 120 ऐड करोगे, 120 अगर 30 में ऐड करोगे तो 150 बनेगा। अगर ये 150 बन गया, ठीक है, तो क्या होगा, साइन एन ओमेगा नॉट टी प्लस 5n पाई बाय 6, 150 हो गया ना, ये आ गया भाई। अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं लाइन का फंडामेंटल RMS, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा लाइन का फंडामेंटल RMS क्या होगा, 4 VDC बाय पाई रूट 2 कॉस पाई बाय 6 रूट 3/2 आ गया। रूट 3/2 से 2 कटा, रूट 2 बाय पाई VDC। अब देखो लाइन टू लाइन का RMS भी है मेरे पास, और यहां पे मेरे पास क्या है, फंडामेंटल का RMS भी है। तो अगर मैं डिस्टॉर्शन फैक्टर निकालूं तो दोबारे से आएगा 3/पाई, जिसका मतलब दोबारे से THD आएगा 31.09%। अब इसके अंदर फाइनल चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, ठीक है, फाइनल चीज ऐसी क्या है जो कि आपको पता रहनी चाहिए, टू बी रिमेंबर्ड। देखो यहां पे मैं क्या कहता हूं, फेज और लाइन फंडामेंटल। देखो किन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैं आपको लिखा रहा हूं। डेरिवेशन मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पूरा करा दिया है, और टोटल। अब देखो आपको ना यहां पे बस एक फॉर्मूला याद करना है भाई मेरे, रूट 2/3 VDC। आपको क्या याद करना है, यहां पे रूट 2/3 VDC। अब बेटा टोटल से फंडामेंटल जब जाओगे तो 3/पाई का फैक्टर ले लेना, तो ये बनेगा रूट 2/पाई VDC। और फेज से लाइन जब जाओगे तो रूट 3 का फैक्टर ले लेना। लो जी, आ गए चारों फॉर्मूले, ठीक है, आ गए भाई चारों फॉर्मूले। अशोक बेटा अब यूट्यूब पे PDF मिलना बंद हो गया ड्यू टू लो अटेंडेंस, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, फॉर स्टार कनेक्टेड लोड, ध्यान से सुनते चलिए बेटा, फॉर स्टार कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड क्या होता है, IPH/RMS is VPH/RMS by R, ठीक है। तो रूट 2/3 ये हुआ, ठीक है। अब अगर पावर की बात करें, पावर की अगर बात करें तो 3 IPH/RMS स्क्वायर इंटू R। ओके सर। और बेटा एक फेज में 2 थायरिस्टर होते हैं, इसीलिए एक फेज में 2 थायरिस्टर होने के कारण थायरिस्टर का जो RMS करंट है वो ऐसे आता है। अगर सर लेकिन डेल्टा कनेक्टेड लोड हो, अगर डेल्टा कनेक्टेड लोड हो
तो इसे स्टार में कन्वर्ट कर लेना, इजी है, ठीक है, उसको स्टार में कन्वर्ट कर लेना। तो बेटा ये जो चीज है ना, बस इतना आपको 3 फेज 180 डिग्री के अंदर याद होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लें और इससे बाकी के सभी फॉर्मूले बन सकते, इससे सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना, ये मैं आपको कल कराऊंगा, कल की क्लास यहां से शुरू करेंगे, फिर 120 डिग्री करा के मैं आपका 3 फेज इन्वर्टर पूरा कर दूंगा। अब देखो जो बच्चे प्लस पे नहीं है जल्दी से आ जाओ बेटा, यहाँ लाइव क्लासेस मिल रही हैं, मेरा पावर सिस्टम चल रहा है, विशाल सर का मैथ्स चल रहा है। लाइव क्लासेस के अंदर आप लोग इंटरेक्ट भी कर सकते हो टीचर से। इसके अलावा बेटा कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स मिल रहे हैं, डेली असाइनमेंट है, हर संडे टेस्ट है, हर लेक्चर की पीडीएफ आपको दी जा रही है, डाउट्स के आपको वीडियो सोल्यूशन दिए जा रहे हैं। तो यहाँ नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक सब कुछ आपको मिलने वाला है। और यहां से आप गेट, ईएसई और पीएसयू सबकी तैयारी कर सकते हो। बट अगर और आगे जाना है तो गो विद आइकॉनिक। देन पर्सनल कोच यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा पर्सनल कोच ये जो है ना आपकी सेल्फ स्टडी में मदद करेगा, ये पूरा आपका स्ट्रैटेजी बनवाएगा कैसे सेल्फ स्टडी करनी है। इसके अलावा आपको टीचर्स गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन। इसके अलावा आपको मिलेगा टेस्ट एनालिसिस, जहां आपको सेक्शन बाय सेक्शन, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एनालिसिस मिलेगा। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर, जिससे आप कॉल पे 1-to-1 टॉपर से बात कर पाओगे, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, बस आपको क्या करना है ना बेटा, ज्वाइन करते हुए कोड लगा देना अंकित ESE, जिससे यूजुअली आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, बट अभी इस हफ्ते में आपको मिल रहा है 19% डिस्काउंट, ठीक है बेटा। क्रैक इंटरव्यू सीरीज का अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा विकाशा, और लर्न इंजीनियरिंग इज ओवर, लर्न इंजीनियरिंग में कोई नया एपिसोड नहीं आने वाला है। इसके अलावा देखो बेटा, मैं रिकमेंड करूंगा आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि अभी इस पे 10 की जगह 19% ऑफ मिल रहा है, और आप इसके अंदर बेसिक से एडवांस तक 2 साल में कंसेप्ट बना सकते हो, मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बस कोड याद रखना अंकित ESE। ये आप अमाउंट EMI में पे कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस अमाउंट को पे कर सकते हो वाया एजुकेशन लोन। और आइकॉनिक 2 ईयर का 66,600 पड़ेगा बेटा। मुझे पता है ये हाई लगता है अमाउंट, लेकिन 2 साल अगर टॉपर की संगत में रहोगे, उसके साथ स्ट्रैटेजी बनाओगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस बाकी बच्चों से आगे रहेगी। और इसको एज अ इन्वेस्टमेंट देखो अपनी एजुकेशन में, जिसका मल्टीपल टाइम्स आप अर्न कर सकते हो। और ये अमाउंट आपको वन टाइम नहीं देना, आप EMI पे दे सकते हो या एजुकेशन लोन की फैसिलिटी ले सकते हो। और यहाँ पे बेटा अभी अगर इस हफ्ते ज्वाइन करते हो तो प्लस पे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल रहा है, जिससे 1 ईयर की फीस है 26,000, 18 मंथ्स 33,000, 24 मंथ्स 38,000। बस आपको कोड क्या लगाना है, अंकित ESE, कोड याद रखें। अदर देन दिस बेटा, अगर 6 मंथ्स के लिए जाते हो तो आपको 3 मंथ्स एक्सटेंशन दिया जा रहा है, ताकि आप ESE मेंस तक तैयारी कर पाएं। तो 42% की आपकी सेविंग रहने वाली है, और प्राइजेस भी बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, इसीलिए बेटा जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि इससे कम प्राइस आपको नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट है आपके पास। और अब तो आज का डाउट फीचर भी आ गया है, जहां पे आप अपना डाउट कभी भी कहीं से भी पोस्ट कर सकते हो। हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है तो आपको एग्जैक्ट मैच मिल जाएगा। अदर देन दैट आपको इंस्टेंट और एक्यूरेट सोल्यूशन मिलेंगे लैक्स ऑफ क्वेश्चन के। और अगर आपका क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया तो कुछ टाइम में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाने वाला है। और जैसा मैंने बताया, मेरा पावर सिस्टम का कोर्स चल रहा है बेटा, ये 8 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, 19 अक्टूबर तक जाने वाला है। 3 आवर्स डेली चल रहा है, 7 AM से 10:30 AM विद अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स। इसके अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइडेड हैं, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सारे डाउट आंसर हो रहे हैं। और विशाल सर का भी मैथ्स स्टार्ट हो चुका है, और मैथ्स के अंदर विशाल सर आपका 1 PM से क्लास ले रहे हैं, तो वो 31 अक्टूबर तक चलेगा। और ये नए बैचेस हैं बेटा, ESE प्रीलिम्स का बैच C, फॉर गेट 2022-23 आरोहन बैच H, फॉर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट गेट 23 वर्व बैच D, ठीक है। और इस हफ्ते होने वाला है बेटा मेगा कॉम्बैट, यहाँ पे डिस्काउंट्स आपको ज्यादा मिलने वाले हैं, अप टू 100% डिस्काउंट आपको मिलेगा। 11 बजे होगा, तो जल्दी से जल्दी कॉम्बैट में रजिस्टर कर लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE। और ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल, मुझे फॉलो कर लेना, मैसेज कर सकते हो।
दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां होती हैं डेली क्विजेस, जिसका पार्ट बन के आप अपनी परफॉर्मेंस जज कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। कल मिलेंगे 3 फेज इन्वर्टर्स को वाइंड अप करेंगे एंड देन टुमारो हमारा इन्वर्टर्स का मेजर पोर्शन खत्म हो चुका होगा, फिर वी विल मूव ऑन टू पीडब्ल्यूएम। तो अगले हफ्ते के मिड तक बेटा आपका मैं गेट का सिलेबस खत्म कर दूंगा, तो अगले ट्यूसडे तक आप ये मान के चलो योर गेट सिलेबस विल बी ओवर। तब तक बच्चों ऐसे ही लगे रहो, जुटे रहो, मेहनत करते रहो, लेट्स क्रैक इट।